बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने काली ज़बान, लंबी ज़बान इस तरह की तो बहुत सारी टर्म सुनी होंगी, बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे। इन मौज़ूआत पे आपने काफ़ी ड्रामे भी देखे होंगे। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का। आज जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है जो कि ओरल कैविटी में हो सकती है, जो कि ज़बान के साथ हो सकती है और इसे हम कहते हैं मैक्रोग्लोसिया। तो मैक्रोग्लोसिया जो है, दिस इज़ बेसिकली अ लार्ज साइज टंग जो कि डेवलपमेंटली बन सकती है या किसी भी और कंडीशन के साथ मुंसलिक हो सकती है, जो कि काफ़ी सारी मसाइल पैदा कर सकती है मुंह के अंदर, खाने पीने में, चबाने में, बोलने में, सांस लेने में। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ इस कंडीशन को भी डिस्कस कर लिया जाए कि अगर आपके साथ ये रूनुमा हो या फिर आपके किसी घर वाले के साथ ये चीज़ हो तो आप उसको समझ सकें और आप डेंटिस्ट के पास, ओरल सर्जन के पास, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाकर इस चीज़ को डिस्कस भी कर सकें और देख सकें किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो आज का टॉपिक हमारा है मैक्रोग्लोसिया और द लार्ज साइज टंग। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर, ज़बान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, जिसने तकरीबन पूरी जो ओपनिंग है मुंह की उसको कवर किया हुआ है और बहुत कम स्पेस आपको नज़र आ रही है ज़बान के इर्द गिर्द। तो ये जो कंडीशन है ये एक पिक्चर है जिससे आप मैक्रोग्लोसिया या जो ज़बान का बड़ा होना अपने साइज से वो आप देख सकते हैं। एक और हम तस्वीर देख लेते हैं। देखें इसके अंदर उससे भी ज़्यादा बड़ी ज़बान आपको नज़र आ रही है। तो ये जो कंडीशंस आपने देखी हैं तस्वीरों में, ये मैक्रोग्लोसिक या मैक्रोग्लोसिया की कंडीशन हो सकती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो जो लार्ज साइज टंग है, इट रेस्ट्स एंड प्रोट्रूड्स बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द टीथ एंड एल्वेओलर रिजेस। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारी ओरल कैविटी की ओपनिंग है, मुंह की ओपनिंग है, उसको तकरीबन ये पूरा कवर कर लेती है। और नॉर्मली जो टंग होती है वो दांतों के दरमियान में ही रहती है। जहाँ पर आपके दांत पाए जाते हैं उनके दरमियान में रहती है और उसमें दांतों में और उस ज़बान के दरमियान में कुछ स्पेस होती है जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्पेस देती है और उसमें अपने फंक्शंस जो हैं च्यूइंग के, स्पीकिंग के, ईटिंग के, ड्रिंकिंग के, वो आप प्रॉपरली कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है मैक्रोग्लोसिया में, जो ज़बान है उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि इट गोज़ बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द टीथ एंड द एल्वेओलर रिजेस। एल्वेओलर रिजेस क्या है, ये वो हड्डी है दांत के इर्द गिर्द और मुंह के अंदर, जो कि उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि उसके और ज़बान के दरमियान में भी कुछ स्पेस होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन है मोस्टली क्या होता है, इसमें कोई दर्द नज़र नहीं आता, डिस्कम्फर्ट उस तरीके से नहीं होती कि इंसान को पेन फील हो या बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो। तो ये पेनलेस एनलार्जमेंट होती है और ये ओवर डेवलपमेंट ऑफ द टंग मसल से होती है। जो ज़बान के अंदर जो पट्टे हैं या मसल्स हम उन्हें कहेंगे, जब उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकती है किसी कंडीशन की वजह से, तब ये रूनुमा होती है। और कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये दर्द पैदा कर सकती है और डिस्कम्फर्ट भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा क्या इसकी चीज़ें हैं कि ये जो मैक्रोग्लोसिया है, ये कंडीशन है, ये जेनेटिकली या बाय बर्थ भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ डिजीज़ होती है, इनके साथ ये अपना मैनिफेस्टेशन शो कर सकती है। तो जिसके अंदर एक डाउन सिंड्रोम है या बैकविथ वीडमैन सिंड्रोम है, ये कुछ कंडीशंस की एग्जांपल्स हैं कि अगर कुछ पेशेंट्स जिनमें डाउन सिंड्रोम है या फिर ऐसा कुछ कोई और सिंड्रोम है जिसका नाम बैकविथ वीडमैन सिंड्रोम दिया गया है, तो उसके साथ फिर इस मैक्रोग्लोसिक टंग का या बड़ी जो ज़बान है उसकी इंसिडेंस हो सकती है, जो कि उन्होंने कहा है कि डाउन सिंड्रोम में तकरीबन 1/700 लाइव बर्थ है और दूसरा जो सिंड्रोम है उसमें 0.07 पर 1000 लाइव बर्थ हो सकता है। तो ये एक आपके साथ डिस्कस करने की बात है कि जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हमारे इलाकों में देखे गए हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन है किसी पेशेंट में तो साथ साथ फिर उनकी ज़बान का मुआयना करना भी ज़रूरी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, पहले हमने देखा था जेनेटिक कंडीशंस थी जो बाय बर्थ थी। अब कुछ एक्वायर्ड कंडीशन हो सकती हैं जिनके साथ ज़बान का साइज़ बड़ा हो सकता है। जैसे कि कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, कुछ कैंसर्स हो सकते हैं, इसमें लिम्फेंजियोमास, हीमेंजियोमास या न्यूरोफाइब्रोमास हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिनके साथ ज़बान का साइज़ बढ़ सकता है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन की, जिसे एक्रोमेगेली कहते हैं। तो उसके अंदर एज अ होल भी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका साइज़ ज़्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उनमें ये कंडीशन पैदा हो सकती है और साथ साथ फिर ज़बान का साइज़ भी नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होगा और वो पूरे मुंह को कवर कर लेगी और प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, जैसे हमने पहले देखा कि फंक्शनल भी कर सकती है और जो हमारे ईटिंग प्रॉब्लम्स और सांस लेने में, रेस्पिरेशन में, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम कर सकती है।
उसके अलावा मिक्सेडिमा है, एंजियोएडिमा है, एमाइलोइडोसिस है और एलर्जिक रिएक्शंस हैं। तो कुछ एलर्जिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जिसके नतीजे में ज़बान का जो साइज़ है वो नॉर्मल से बढ़ सकता है। फिर हम देख लेते हैं कि जब ये ज़बान का साइज़ नॉर्मल से बड़ा है, मैक्रोग्लॉसिया हो चुका है, तो उस कंडीशन में कौन से ऐसे सिम्पटम्स या कुछ ऐसी चीज़ें या साइंस हम देख सकते हैं जिसकी वजह से हमें उसको इवेलुएट करना है और फिर उसको मैनेज करना है कि वो क्या-क्या प्रॉब्लम कॉज़ कर रही है। तो जब भी किसी शख्स में मैक्रोग्लॉसिया है, तो साथ में हमें फ़ोर्सफुल नॉइज़ी ब्रीथिंग नज़र आएगी कि उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, ओपनिंग कम होगी। जब सांस लेने की कोशिश करेंगे तो वो ज़ाहिर है कि सांस का जो अमल है वो सही तरह से नहीं हो सकेगा, वहाँ से ऑक्सीजन पास नहीं कर सकती, एयर पास नहीं कर सकती उस तरीके से जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में हो सकती है। तो वो शख्स फोर्सफुली ब्रीथ करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से साथ में आवाज़ भी पैदा होगी, नॉइज़ भी पैदा होगी। तो ये एक कंडीशन है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा। जो ऐसे अशख़ास हैं जिनके अंदर मैक्रोग्लॉसिक टंग है या बड़े साइज़ की टंग है, तो वहाँ पर आपको एंगल ऑफ द माउथ वाली साइड से ऐसे ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा भी नज़र आ सकती है, और जो थूक पैदा हो रहा है वो मुँह से बाहर भी गिरता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा च्यूइंग एंड ईटिंग डिफ़िकल्टीज़ हम पहले ये बात कर चुके हैं। उसके अलावा स्लरिंग ऑफ द स्पीच है, बोलने में दुश्वारी हो सकती है। ओपन बाइट हो सकता है, मुँह को बंद करना पॉसिबल नहीं होता, पूरी तरह से मुँह बंद नहीं कर पाते, और अगर कर भी लेते हैं तो कुछ देर बाद उन्हें मुँह खोलना पड़ता है, क्योंकि टंग का साइज़ इतना ज़्यादा है, ज़बान का साइज़ बहुत बड़ा है, तो साँस लेने के लिए भी मुँह खोलना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन की वजह से होता क्या है, एक कंटीन्यूअस ओपन बाइट कंडीशन पैदा हो जाती है कि उनका मुँह खुला रहता है, और ख़ास तौर पे जब वो सोते हैं, तो नींद की हालत में उनका मुँह आपको खुला हुआ महसूस होता है। उसके अलावा लोअर जॉ प्रोट्रूजन है, जो नीचे वाला जबड़ा है जिसको हम मैंडिबल कहते हैं, वो बाहर की तरफ आने लगता है, क्योंकि पीछे से ज़बान का प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, ज़बान की उस पे फ़ोर्स पड़ती है। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे वाले दाँत भी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और साथ-साथ जबड़ा भी और उसकी हड्डी भी बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर सकती है। तो आपको ऐसा महसूस होगा देखने में, जैसे कि ऊपर वाले जबड़े के मुकाबले में नीचे वाले जबड़ा है जो है वो बाहर की तरफ आया हुआ है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, और उसके जो दाँत हैं वो भी बाहर की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता मूव कर रहे हैं। उसके अलावा स्कैल्पिंग ऑफ द टंग क्या है, कि जब हम बाइट करते हैं, जो पेशेंट जिनके अंदर मैक्रोग्लॉसिया वो बाइट भी करेंगे, वो च्यू भी करेंगे, नॉर्मली भी वो बात करेंगे, तो जो साइड्स हैं टंग की, उसके एजेस हैं, वो दांतों के दरमियान में आएंगे, और कंटिन्यूस इस वजह से होने की वजह से वहाँ पर निशान पड़ जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप की ऐसे आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे मार्जिन्स की तरफ स्कैल्पिंग हो गई है या निशान पड़ गए हैं, तो ये कंडीशन भी नज़र आ सकती है। उसके अलावा टंग इंडेंटेशंस हैं, वही बात है कि उसी दांतों के आपस में मिलने की वजह से, ज़बान दरमियान में आने की वजह से वहाँ पर इंडेंटेशंस और ऐसे नुमाया किस्म की स्ट्रक्चर नज़र आ सकते हैं, जो कि ज़बान के बड़े होने की वजह से और दांतों के दरमियान में आने की वजह से वो पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है, ड्राइनेस ऑफ द टंग। जब कंटिन्यूअसली मुंह खुला रहेगा, ज़बान प्रॉपरली मुंह के अंदर प्लेस नहीं कर सकेंगे फ्लोर ऑफ द माउथ में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस मुंह खुला रहने की वजह से और सांस में दुश्वारी की वजह से और बाकी जो इसकी कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, जो ज़बान है वो खुश्की की तरफ जाएगी, वो उस तरीके से वेट नहीं रहेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन का अमल है, बाहर की हवा कंटिन्यूस के कांटेक्ट में है, तो ड्राइनेस ऑफ द टंग भी नज़र आएगी। उसके अलावा क्रैकिंग नज़र आ सकती है, लिप्स की क्रैकिंग भी हो सकती है, टंग की क्रैकिंग हो सकती है, और उस ड्राइनेस की वजह से हो सकती है। और एक जो अपीयरेंस है टंग की, वो भी मुतासिर होगी, मुंह की अपीयरेंस भी मुतासिर होगी, और ओवरऑल ये कंडीशन है जिसमें सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, और मुंह को बंद रखना दुश्वार हो रहा है, और हर चीज़ मुतासिर हो रही है। उसकी वजह से पेशेंट के अंदर एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट भी नज़र आ सकती है, उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो सकता है, और उसको ये महसूस हो सकता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट में जा सकता है। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि नीचे वाले दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं, उसी तरह टंग के प्रेशर की वजह से, ज़बान के प्रेशर की वजह से जो इंटरडेंटल स्पेसेस हैं, दो दांतों के दरमियान में, पूरे मुंह में जितने दांत हैं उनके दरमियान में जो जो स्पेसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, उस टंग के प्रेशर की वजह से। उस मैक्रोग्लोसिया या लार्ज साइज ऑफ टंग है जो उसका प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से तमाम दांतों के दरमियान की जगह उनमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ पर खाना फंसने का अमल भी हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता पेरिडोंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, गम प्रॉब्लम हो सकते हैं, वहाँ पर खाना फंसेगा, फिर वहाँ पर कैलकुलस या स्टोन बन सकते हैं, और नीचे जो हड्डी है दांतों के इर्द गिर्द वो भी गलना शुरू हो सकती है। उसके अलावा क्या होता है कि अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, ये गम्स पर भी हो सकती है और ज़बान पर भी हो सकती है। ज़ाहिर है कि मुंह खुला हुआ है और आपने देखा पहले कि ड्राइनेस हो गई है,
क्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, तो ओवरऑल स्ट्रेस भी है साथ में, तो इन तमाम अवामिल की वजह से वहाँ पर अल्सर्स फॉर्मेशन भी हो सकती है, ये भी ज़हन में रखना है। ब्लीडिंग हो सकती है, दांतों के दरमियान ज़ुबान आ रही है, ओवरऑल भी जो ड्राइनेस है, जो कंडीशन पैदा हो रही है, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ज़ाहिर है कि जो आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत का अमल है मुँह में, वो भी कम हो सकता है। उसकी वजह ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ड्राइनेस है, क्रैकिंग है, उसके अलावा जो थूक उस तरह से नहीं बन रहा, और तो वहाँ पर जो आपके सलाइवा के फंक्शंस हैं, जिनमें हार्मोन्स हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, सलाइवा के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं, तो इस तमाम चीज़ों की वजह से जो मुंह के अंदर इन्फेक्शन बढ़ने की जो रेशियो वो भी बढ़ सकती है, और साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब हमने किस तरह से इसको मैनेज करना है? द मैनेजमेंट ऑफ द मैक्रोग्लोसिया यूजुअली डिपेंड्स अपॉन इट्स etiology एंड द क्लिनिकल फैक्टर्स। हमने देखना है कि क्या वजह है जिसकी वजह से कंडीशन पैदा हो रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसी तरीके से हम उसको सिम्टोमेटिकली भी देखेंगे, जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं उसके मुताबिक मैनेज करेंगे, और साथ में उसकी जो रीज़न है, जो कॉज है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देयर शुड बी द प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर जो सांस आपका है वो मुतासिर इतना ज़्यादा हो चुका है कि बड़ी ज़बान होने की वजह से सांस ले नहीं पा रहे, तो उसको मैनेज करना है सबसे पहले। और अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पैथोलॉजिकली, कि सांस बिल्कुल ही लेना दुश्वार हो चुका है, तो इवन कुछ पेशेंट्स के अंदर ट्रिक्योस्टमी भी करनी पड़ सकती है, और वहीं से आपको डायरेक्ट फिर रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करना पड़े। इसके जो कंजर्वेटिव मेथड्स हैं, उनमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखा गया, तो जो भी सवेयर केसेस हैं मैक्रोग्लोसिया के, उनको फिर एग्रेसिवली मैनेज ही करना पड़ेगा, एंड अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द मेडिकल एंड द सर्जिकल इंटरवेंशंस। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको लेके आनी है, आपको डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोगों को साथ मिलाकर, मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी, ओरल सर्जन्स को भी मिलाकर, इसको डिस्कस करके, इसको प्रॉपरली मैनेज करके देखना है कि क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से साइंस हैं, जिनको हमने एड्रेस करना है, और उसके मुताबिक फिर हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर हो भी चुके हैं और जो करने पड़ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? उनमें जो है हाइपोथायराइडिज्म जो है, उसमें भी लोगों में ओबेसिटी भी होती है, और साथ में मैक्रोग्लोसिया भी देखा गया है। तो ऐसे लोगों में जिनमें हाइपोथायराइडिज्म है, उनको फिर आपको थायरॉक्सिन देनी पड़ती है ताकि उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाए। ठीक है, उसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टीन इन एक्रोमेगेली, जो ग्रोथ हार्मोन की हार्मोनल डिस्टर्बेंस हमने देखी थी पहले, उसके लिए फिर उसकी मेडिसिन आप दे सकते हैं, जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहेंगे कि ये मेडिसिन देनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, ग्लोसेक्टमी कर सकते हैं इन सिम्टोमेटिक केसेस। ऐसे केसेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि टंग के साइज़ को सर्जिकली आपको कम करना पड़ेगा। आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, टंग जो मसल्स हैं, उसके टिश्यूज़ हैं, उनको कट करके, और आपको रिड्यूस करना पड़ेगा टंग का साइज़, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन ग्लोसेक्टमी, जिसमें हम कट करते हैं टंग के मसल्स और उसके जो स्ट्रक्चर है, टिश्यूज़ हैं, और उसके साइज़ को कम कर देते हैं ताकि जो सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कम हो जाएँ। उसके अलावा क्या हो सकता है, कंजर्वेटिव एक्सीजन। एक तो ये है ना कि हमने रिड्यूस कर दिया ओवरऑल टंग को। कंजर्वेटिव एक्सीजन में क्या होता है कि जहाँ जहाँ जो जो स्ट्रक्चर उसके प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको हम कंजर्वेटिवली एक्साइज कर देते हैं, उन मसल्स को, उन टिश्यूज़ को, और ये भी एक प्रोसीजर है। इसके अलावा सर्जिकल रिसेक्शन और द ट्रिमिंग ऑफ टंग कैन ऑल्सो बी डन, ये भी एक प्रोसीजर है। उसके अलावा क्या है, वी शेप्ड वेज रिसेक्शन, ये इस कंडीशन में जहाँ पर ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हम उसमें कर सकते हैं आफ्टर द इवेल्युएशन बाय द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो भी स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल हैं, जो डेंटल हैं, जो ओरल स्पेशलिस्ट हैं, वो अगर चाहेंगे कि वी शेप्ड वेज रिसेक्शन बेनिफिशियल है, तो वो करनी पड़ेगी। उसके अलावा सर्कमफेरेंशियल वेज रिसेक्शन करनी पड़ सकती है, और कॉम्बिनेशन ट्रांस ओरल एंड ट्रांस सर्वाइकल अप्रोचेस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन डिफरेंट केसेस।